तो आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वाइड्स को। कल जो हमने डिस्कस किया था एक लेक्चर, वो था हमारा 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग खत्म करने के बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन ऑफ वाइड्स। याद रखिए, एक चीज मैंने कल आपको पढ़ाई थी 3 डायमेंशनल पैकिंग में, एक स्पेशल टाइप की पैकिंग थी, वो थी हमारी एफसीसी या हमारी सीसीपी पैकिंग। कुछ याद है आपको जो मैंने कल डिस्कस किया था? ये एफसीसी या सीसीपी पैकिंग थी। हमें इस एफसीसी और सीसीपी पैकिंग को हमने एक और नाम दिया था। हमने कहा था इस टाइप की पैकिंग को क्या कहते हैं? इस टाइप की पैकिंग को हम कहते हैं एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, तो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग जो थी उसी को एफसीसी और सीसीपी पैकिंग बोलते हैं। इसमें जो हमने ए टाइप की लेयर लगाई थी, जो ए टाइप की पहली लेयर लगाई थी, वो थी हमारी क्या? 2 डायमेंशनल लेयर थी। और 2 डायमेंशनल में कौन सी लेयर थी? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल थी। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग की थी हमने ए लेयर में। अगर 2 डायमेंशनल कर देते हमारी स्क्वायर वाली, तो वो फिर एबीसी नहीं होने वाली है। ठीक है, वो ए टाइप की पैकिंग हो जाती है। मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो हमारी बी लेयर लगाई हमने ए लेयर के ऊपर, वो बी लेयर हमने कैसे लगाई? बी लेयर में हमने जितने भी टेट्राहेड्रल वाइड्स थे, वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स हमने क्या किए थे? कवर किए थे। बी लेयर पे जितने भी टेट्राहेड्रल वाइड हमारे ए लेयर में बन रहे थे, हमने उन टेट्राहेड्रल वाइड को सेंटर माना था और वहां पे हमने सफेयर या एटम ड्रा किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमने सी लेयर लगाई है, सी लेयर कैसे लगाई है? सी लेयर हमने इस तरह से लगाई कि हमारे बी लेयर लगाने के बाद एक अलग तरह का वाइड दिखाई दे रहा था हमें, और उस वाइड का नाम क्या था? ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइड थे हमारे बी वाली लेयर लगाने के बाद, उन वाइड को हमने कवर किया, उन वाइड को हमने सेंटर माना और उनके ऊपर हमने एटम या सफेयर ड्रा किए, तो हमारी सी तरह की लेयर निकल के सामने आई। अच्छा, यहां से आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि 2 अलग तरह के दो वाइड्स मतलब दिखाई दे रहे हैं हमें। एक टेट्राहेड्रल वाइड है, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है। बस इन्हीं चीज को हमने इस अपने टॉपिक में डिस्कस करना है कि ये टेट्राहेड्रल वाइड कहां पे पाए जाते हैं इन अ यूनिट सेल, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पे पाए जाते हैं यूनिट सेल के अंदर। अच्छा, आपके सामने मैंने फिगर ड्रा की हुई है, आप जरा देख लीजिए। कल मैंने डिस्कस किया था इसको कि ऐसे टाइप के वाइड को टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं, जो कि 4 एटम से मिलकर बने। सामने आपको दिखाई दे रहा है 4 एटम से मिलकर ये वाइड बन रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला एटम दिखाई दे रहा है आपको और 3 नीचे के एटम है, या इसको आप नीचे वाला एटम मान लीजिए, 3 ऊपर के एटम है। तो 4 एटम से मिलकर बनने वाला वाइड टेट्राहेड्रल वाइड है। और इसी तरीके से ये हमारे 3 नीचे के एटम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले 3 नीचे के एटम हैं, और 3 हमारे जो लाइटिश कलर में हैं वो हमारे ऊपर के एटम हैं। और बीच में एक स्पेस आपको दिखाई दे रही होगी, एक कैविटी आपको दिखाई दे रही होगी जो ब्लैकिश की है मैंने। इस टाइप के वाइड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। तो हमने इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इन टेट्राहेड्रल वाइड की पोजीशन क्या है और इन ऑक्टाहेड्रल वाइड की क्या पोजीशन है। अगर आपको ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बने, कैसे ओरिजिन हुआ इनका, ये क्लियर नहीं है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले जो वाइड है, उस वाइड का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल वाइड। तो देखिए, टेट्राहेड्रल वाइड को मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड प्रेजेंट होते हैं सर बॉडी के डायगोनल पे। ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल पे। ठीक है, और बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं? वो बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं सिर्फ 2। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल को लेके। मैं बार बार क्यूबिक यूनिट सेल ही डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज हमने सारा का सारा वर्क हमने कहां पे किया है? क्यूबिक यूनिट सेल पे ही किया है। तो ये मैं आपके सामने ड्रा करने वाला हूं। ये बन रहा है आपके सामने एक क्यूबिक यूनिट सेल, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे को हम क्यूबिक यूनिट सेल क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता है, बिकॉज क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा किया मैंने। क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा करने के बाद मैंने कहा कि हमारे टेट्राहेड्रल वाइड कहां पे होते हैं? बॉडी के डायगोनल पे होते हैं। बच्चे याद रखिए, ये है ऊपर वाला एक फेस, ये है इस तरफ का फेस, ये आगे वाला फेस।
अगर मैं फेस के बीचों बीच एक लाइन ड्रा कर दूं यहां से यहां तक, तो जो डायगोनल बनेगा उस डायगोनल का नाम होगा फेस डायगोनल। क्या होगा नाम? फेस डायगोनल। लेकिन अगर मैं बॉडी के बीचों बीच ड्रा, बॉडी मतलब ये पूरा का पूरी एक बॉडी है, तो बॉडी के बीचों बीच एक ड्रा कर दूं, मतलब यहां से जोड़िए, यहां से जोड़िए, यहां से जोड़िए और यहां ले आइए। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पीछे वाला और पीछे वाले से हमने जोड़ना शुरू किया, बॉडी के बीच से निकाल के हम आगे वाले के इस हिस्से तक पहुंच गए। अपने रूम में जहां आप बैठे हुए हैं, आप रूम की दीवारें देख लीजिए, 4 दीवारें हैं। अब एक उस तरफ की दीवार है, ये वाली दीवार, मतलब ये ऊंची, हां, इस तरफ की दीवार यहां अप वाले पोर्शन से ले आइए और बॉडी के बीच से लाते लाते इस तरफ नीचे, ठीक है, इस डायगोनल को हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बड़ा ही आसान तरीका है इसको समझने का। अगर ये समझ आ गया, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं बॉडी के बीच से जो लाइन आ रही है उसे हम बोलते हैं, ऊपर से बॉडी के बीच से निकल के नीचे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या? टेट्राहेड्रल वाइड। और वो कितने प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं 2। अच्छा, अब हम देखते हैं कैसे है। हम क्या करते हैं, हमें पता है 8 कॉर्नर हैं, हम किसी एक कॉर्नर को लेते हैं। यह है हमारा एक कॉर्नर, हमने एक कॉर्नर को लिया। हमने अभी भी 2 मिनट पहले आपको कहा था एफसीसी या सीसीपी पैकिंग में टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहे हैं। अब एफसीसी का मतलब क्या है? एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। फेस सेंटर मतलब फेस का कुछ काम है, फेस एंगेज है इसके साथ। तो इस कॉर्नर वाले एटम के साथ, इस कॉर्नर वाले सफेयर के साथ कितने एटम, कितने फेस जुड़े हुए हैं आप देखिए। अब बताइए जरा, ये कितने फेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? ये इस फेस, ये फेस है हमारा, इस फेस पे एक एटम होगा। फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एटम फेसेस पे भी तो होते हैं, ठीक है, तो कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी तो होते हैं। तो ये हमारा एक कॉर्नर पे एटम था, ये कॉर्नर वाला एटम एक इस फेस वाले एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मानते हैं आप इस बात को? ठीक है। अब ये वाला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ वाला फेस, ये वाला कॉर्नर वाला एटम इस फेस के सेंटर के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है, 2। अच्छा, और आपके नजरों के सामने देखिए, ये वाला कॉर्नर वाला एटम एक पीछे वाले फेस, पीछे वाला फेस भी तो है, ये वाला, ये तो पीछे वाले फेस के एटम के साथ ये है हमारा पीछे वाला फेस, यहां पे उसका सेंटर है, तो पीछे वाले फेस के सेंटर के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सामने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ये एटम, दूसरा ये एटम, तीसरा ये एटम और चौथा ये एटम, 4 एटम मिलके, 4 सफेयर मिलके एक वाइड क्रिएट करेंगे, जिस वाइड का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल वाइड होगा। मोर एवर यहां एक टेट्राहेड्रन भी बन रहा है, दैट्स वाई इस वाइड को हम टेट्राहेड्रल वाइड भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है, यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, यहां तक हमने क्लियर किया। अब सिर्फ मैं एक बॉडी डायगोनल जो मैंने आपके सामने बनाया था, मैं उस बॉडी डायगोनल को बनाने वाला हूं बाहर निकाल के। मैं सिर्फ बॉडी डायगोनल बाहर बनाने वाला हूं और कुछ भी नहीं करने वाला। तो मैंने क्या किया, ये है बॉडी डायगोनल, मैंने बनाया बॉडी डायगोनल बाहर। यहां पे हमारा एक एटम था यहां पे एटम, मानते हैं आप इस बात को? ठीक है। और यहां नीचे किसी के साथ जुड़ा हो, यहां पे भी तो एटम होगा, बिकॉज ये कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम है, और ये वाला एटम भी कौन सा है? कॉर्नर वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक रिलेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर, कहीं लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस में एक बॉडी डायगोनल का रिलेशन मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद ना हो, 4r² इज इक्वल टू, वो बढ़ाया था मैंने, a² प्लस a² प्लस a²। फाइनली हमने यहां से निकाला था 4r इज इक्वल टू √3a। 4r इज इक्वल टू √3a। देख लीजिए वीडियो, जिसने नहीं देखी हुई वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4r किसके बराबर है? √3a के। तो आपको याद होना चाहिए बॉडी डायगोनल किसके बराबर होता है? बॉडी डायगोनल 4r के ही तो बराबर होता था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉडी डायगोनल 4r के बराबर है। मतलब हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है इसको, बॉडी डायगोनल को? 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम 4 इक्वल हिस्से बनाते हैं। ये हमारा एक पार्ट बना, ये हमारा दूसरा पार्ट बना, ये हमारा तीसरा पार्ट बना। देखिए 1 2 3 4, देखिए r है ना, ये r1, दूसरा r, तीसरा r और ये फोर्थ r, 4r। ये पूरी की पूरी बॉडी डायगोनल की लेंथ किसके बराबर हुई? वो हुई √3a के बराबर।
क्लियर है? यहां तक पूरी की पूरी लेंथ √3a के बराबर हुई। अच्छा, यहां से आप बता दीजिए, अगर पूरी की पूरी √3a के बराबर हुई तो एक आर की किसके बराबर होगी? आराम से, एक आर किसके बराबर होगा? एक आर होगा सर √3a/4। तो एक आर की लेंथ यहां से क्या है? √3a/4। अच्छा, अब हम पढ़ना चाहते हैं कि जी टेट्राहेड्रल वाइड बॉडी डायगोनल पे तो हैं, और हैं दो, और कहां कहां पे हैं? यहां पे यहां पे देखिए, इस वाले पॉइंट से यहां कोई एटम लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को देखिए, यहां भी कोई कॉर्नर पे एटम है, यहां बीच में कोई एटम है, बीच में तो कोई एटम ही नहीं है, बिकॉज हम एफसीसी पैकिंग की बात कर रहे हैं। एफसीसी पैकिंग में तो फेस पे होते हैं एटम, बॉडी के सेंटर में तो होते नहीं है। मतलब यहां पे एक होगा टेट्राहेड्रल वाइड और यहां पे होगा एक टेट्राहेड्रल वाइड, बीचों बीच कोई वाइड नहीं होने वाला, बिकॉज इसको किसी भी एटम ने सराउंड नहीं किया हुआ। अगर एटम ने सराउंड ही नहीं किया हुआ तो वाइड कहां से बनेगा? क्योंकि एटम सराउंड करेंगे तभी तो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। तो ये था हमारा बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल पे कितने वाइड निकल के आए? बॉडी डायगोनल पे 2 वाइड निकल के आए, एक ये वाइड है, एक ये वाइड है। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पे कितने वाइड? एक बॉडी डायगोनल पे आए, एक बॉडी डायगोनल पे कितने वाइड आए? 2 वाइड आए। तो आप बता दीजिए, मुझे आराम से सोच के बताइए कि कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं। ये बनाता हूं मैं आपके सामने एक बार फिर से क्यूबिक यूनिट सेल, ये बना रहा हूं मैं क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो आपने अपनी नोटबुक पे बना के देख लीजिए। एक यहां वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़िए, बॉडी डायगोनल बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक इस वाले पॉइंट को जोड़िए, इस वाले पॉइंट से बीचों बीच बॉडी डायगोनल बनेगा, ठीक है। एक इस वाले पॉइंट को जोड़िए, इस वाले के साथ एक और बॉडी डायगोनल बनेगा, और एक इस वाले पॉइंट को जोड़िए, इस वाले पॉइंट के साथ एक और बॉडी डायगोनल बनेगा। कितने बॉडी डायगोनल हुए? टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं एक यूनिट सेल में? 4। तो 4 बॉडी डायगोनल हुए। अगर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड हैं तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वाइड होंगे? हमारे होंगे टोटल 8 टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहां तक हमने देखा है आपने टेट्राहेड्रल वाइड कहां पे प्रेजेंट होते हैं और उन टेट्राहेड्रल वाइड की पोजीशन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाइड, वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट होते हैं हमारे कहां कहां पे, वो देखिए। ऑक्टाहेड्रल वाइड जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, और वो प्रेजेंट होते हैं हमारे कहां पे? एज सेंटर पे, और वो प्रेजेंट होते हैं कहां पे? एज सेंटर पे। तो ये हैं 2 पोजीशन जहां पे हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब बॉडी सेंटर से क्या मतलब है आपका, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं आपको कहता हूं, आराम से सोचिए कि आप एक रूम, आपके पास एक रूम है, और ये है आपका रूम, लेट करते हैं। चलिए, वो आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक रूम में आप बैठे हुए हो, और रूम के हर फेस के बीच, रूम के हर फेस के बीच, हर दीवार के बीच, ये एक दीवार है, ये इस तरफ की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, इस दीवार के बीच एक बीचों बीच टंकी फिट की हुई है, ठीक है। इस दीवार के बीच एक टंकी फिट की हुई है, और आधी टंकी रूम के अंदर है, आधा फुटबॉल लगा लो, बड़ा फुटबॉल है, या टंकी लगा लो, ठीक है। आधी टंकी रूम के अंदर है और आधी टंकी पानी की रूम के बाहर है, ठीक है। ये इस दीवार की बात चल रही थी। अब इस दीवार की बात चलेगी तो आधी टंकी रूम के अंदर है, आधी टंकी रूम के बाहर है। अब इस दीवार की बात चलेगी, इसमें भी आधी टंकी रूम के अंदर है, आधी टंकी रूम के बाहर है। फिर उस दीवार की बात चलेगी, उस तरफ की दीवार की, आधी टंकी रूम के अंदर है, आधी बाहर है। छत की बात चलेगी, आधी रूम के अंदर है, आधी रूम के छत से बाहर है। नीचे वाले फ्लोर की बात चलेगी, आधी फ्लोर के अंदर है और आधी फ्लोर के बाहर है, ठीक है। अब जरा बताइए, टोटल टंकी कितनी है, टोटल फुटबॉल कितने हैं, या टोटल एटम कितने हुए? टोटल एटम हुए टोटल कितने? 6 एटम के मिलने से एक बीचों बीच रूम के बीच, हाँ, रूम के बीच बिल्कुल फैन के नीचे और नीचे वाले फ्लोर से ऊपर बीचों बीच एक वाइड जनरेट हो रहा है। आराम से सोच के देखिए, हाँ, बीचों बीच 6 टंकी की मदद से एक खाली जगह जनरेट हो रही है। उस वाइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। और कितने वाइड जनरेट हो रहे हैं? सिर्फ एक वाइड जनरेट हो रहा है। तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा एक वाइड, ठीक है।
इस वाइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। ये बिल्कुल ही इजी था, बिल्कुल ही सिंपल था, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया। इमेजिन कीजिए आप, आपको समझ आएगा डेफिनेटली। तो नेक्स्ट जो दूसरा वाइड है वो है हमारा एज सेंटर वाला वाइड। तो एज सेंटर वाला वाइड जो है वो समझने की कोशिश करते हैं हम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एज सेंटर वाला जो वाइड था वो देखिए, एज सेंटर वाला वाइड, एज क्या होता है जरा ये देखिए आप। ये मैं बनाता हूं आपके सामने एक क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये बन रहा है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल में एजेस कितने हैं, ठीक है, पहले वो देख लीजिए। ये होता है हमारा एज, ठीक है, ये कोई एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, हर एक एज है। मैं मानता हूं ये हमारा एक एज है। एज का सेंटर कहां पे है, एज का सेंटर यहां पे है। इस एज के सेंटर को कितने एटम ने सराउंड किया हुआ है आप वो देख लीजिए। अब मानिए आप इस बात को कि ये मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, ऐसा ही एक क्यूबिक यूनिट सेल इधर भी तो होगा, ठीक है। हो सकता है बड़ा हमारा मॉलिक्यूल बड़ा है, हमारा सॉलिड बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट होते हैं एटम, ठीक है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल इधर होगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा इधर भी तो होने वाला है, ऐसा इसके आगे भी होगा, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल इसके पीछे भी होने वाला है, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल इसके ऊपर भी होगा, इसी के ऊपर चढ़ा लो बिल्डिंग, और ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल इसके नीचे भी होगा। अच्छा, इसको यहां किसी एटम ने सराउंड किया होगा, ठीक है। इसको यहां पे है एटम सराउंड किया हुआ, इसको यहां पे किसी एटम ने सराउंड किया हुआ है। यहां फेस एफसीसी की बात चल रही है, तो एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक की बात चल रही है ना, तो यहां भी फेस पे तो एटम होते हैं एफसीसी में। इसको इस एटम ने सराउंड किया हुआ है, फेस ने, ठीक है। इसके पीछे भी एक यूनिट सेल था, हमने अभी भी बोला इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होता है, उसका भी तो फेस होगा, इसको पीछे वाले फेस ने सराउंड किया हुआ है। अब देखिए जहां पे ये है इसके नीचे यहां फेस सेंटर दिखाई दे रहा है आपको, इसको इस फेस सेंटर ने सराउंड किया हुआ है, और इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल बनाया होगा, उसका भी तो फेस होगा, इसको ऊपर वाले फेस सेंटर ने भी सराउंड किया हुआ है। एक ये कॉर्नर का एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये टोटल मिला के कितने हुए, टोटल मिला के हुए 6। ऐसा वाइड जो कि 6 एटम से सराउंड किया हो, उस वाइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। और ये कहां पे प्रेजेंट है, हमारे एज पे प्रेजेंट है, ठीक है, एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो एज के सेंटर पे ये वाइड प्रेजेंट है, और टोटल एजेस कितने हैं देख लीजिए। एक एज ये हुआ, दूसरा एज ये हुआ, तीसरा एज ये है, फोर्थ वन दिस, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, एट्थ ये, 9th, 10, 11 और 12। टोटल एजेस कितने हैं, टोटल एजेस हैं 12। और याद रखने वाली बात यह है कि हर एज की कंट्रीब्यूशन होती है 1/4। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिए, हर एज की कंट्रीब्यूशन कितनी है, हमने कंट्रीब्यूशन देखी हुई है हर एक चीज की, हर एज की कंट्रीब्यूशन है 1/4। अब यहां से जो निकल के आएगा सामने वो क्या होगा, 3। तो हमने देखा 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं हमारे एक्चुअल में, कहां पे, एज के सेंटर पे, और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पे होता है, बॉडी के सेंटर पे। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने निकल के आए जी, टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड निकल के आए 4। और टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 हैं, और टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितने हैं हमारे, वो 8 हैं। और इसी को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है मैंने बनाया, वो क्या है, आप लिख लीजिए T, और T के बाद लिखिए 20, T20, ठीक है। T20 का मतलब टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड का डबल है। अगर टेट्राहेड्रल वाइड 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड 8 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होंगे। अगर टेट्राहेड्रल वाइड 10 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 5 होंगे। तो ये है एक सिंपल सा लॉजिक तरीका। तो यहां पे हमारा पोजीशन ऑफ वाइड का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वह है हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, याद रखिए, डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, वो है ये, हम सब जानते हैं कि कितना मास होता है, सबको पता है कि डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, कितना मास है और कितने वॉल्यूम में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। इन केस ऑफ आवर यूनिट सेल, एक उसका फॉर्मूला हमने ऐसा बनाया कि यूनिट सेल का मास कितना है, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल लिख लीजिए, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। देखिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल।
वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। तो ये है एक फॉर्मूला जो हमने इसी को मॉडिफाई करके यूनिट सेल लगा लिया। तो ये है हमारा डेंसिटी का एक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हम मोस्टली डील कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल के साथ, और क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने ये प्रेजेंट है, ये बना हुआ है। और क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी सेल पैरामीटर हमने पढ़े हैं, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने ये सारा का सारा डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, जो मास की बात आएगी तो ये मास जो होता है ये किसका होता है, मास ऑफ एटम। ये जो लाइंस हैं, ये लाइन सिर्फ इमेजिनरी हैं। ये डॉट, ये यहां पे जो हम डॉट ड्रा करते हैं, ये डॉट भी इमेजिनरी हैं। ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि सॉलिड में ये लाइनें ड्रा की हुई होती हैं। ये एक इमेजिनरी सी लाइनें हैं, बस यहाँ पे एक एटम जुड़ा हुआ है। देखिए एटम है, ये दूसरा एटम, ये एटम जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। बस ये लाइनें कुछ नहीं होती, हम लाइनें हटाते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये लाइनें इमेजिनरी हैं, मतलब लाइनों का कोई भी वेट नहीं है। यहाँ पे जो भी वेट होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ एटम का ही वेट होने वाला है। ये मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने देखा इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, आप बताइए। वॉल्यूम देखिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो वॉल्यूम A B C सब बराबर है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम A क्यूब, और A क्यूब को हम यहां पे क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। देखिए याद रखिए, जहां A B C बराबर ना हो, ठीक है, अलग अलग हो, तो उसका वॉल्यूम होगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ठीक है, क्यों बराबर नहीं है वो, ठीक है। तो यहां इसका वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब, और इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, V के बराबर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, कि उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होंगे, उन्हीं एटम का मास होगा। बस कितने एटम है और उन एटम का कितना मास है, उस पे डिपेंड करता है हमारा मास ऑफ यूनिट सेल। आइए, तो अब देखते हैं कि उसके अंदर एटम कितने हैं, ये बात जाननी है। तो ये चीज हमें कौन बताता है कि कितने एटम किसके अंदर प्रेजेंट हैं यूनिट सेल के अंदर, ये हमें बताता है रैंक। हमने पढ़ा है कि हमारा सिंपल यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 2, फेस सेंटर में कितने एटम होते हैं, 4। ये सारे के सारे रैंक हमने डिस्कस किए, कि रैंक को ही बोलते हैं ना हम एटम पर यूनिट सेल, रैंक को ही हम बोलते हैं एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो ये रैंक हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम यहां रिप्रेजेंट किससे करेंगे, Z से करेंगे। ये सारी की सारी टर्म आपको याद रखनी है। अब एटम कितने हैं ये तो हमने क्लियर कर लिया, उन एटम का मास भी तो हमें निकालना है, मास भी तो हमें पता होना चाहिए। तो एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। उस एटम का मास भी हमें पता होना चाहिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए एटम कितने हैं उस यूनिट सेल के अंदर, और उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक मास कितना है, ठीक है। तो मोस्टली हम एटॉमिक मास को नहीं जानते, हम मोलर मास को जानते हैं, बिकॉज हमें पता है, फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम है, ठीक है। तो हमें पता है, हमें सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम है। तो हमें यहां चाहिए एटॉमिक मास, बिकॉज यहां पे जो यूनिट सेल में एटम ही तो है, यहां पे तो मोल शोल कुछ है नहीं है, मॉलिक्यूल कुछ है नहीं है, यहां तो एटम के साथ हम डील कर रहे हैं। तो हमें चाहिए क्या, इसका हमें चाहिए इसका एटॉमिक मास। तो मैंने अभी आपको कहा कि हम डील कर रहे हैं किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो मोलर मास क्या होता है वो आप देखिए, हमने पढ़ा है क्लास 11th में मोलर मास के बारे में। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, 1 मोल का मास, ठीक है। मोलर मास होता है 1 मोल का मास, ठीक है। और 1 मोल का मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोलर मास यहां लिख रहा हूं, 1 मोल के मास mm, ठीक है। मोलर मास को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एटम। ये है मोलर मास का फॉर्मूला, आपने पढ़ा है। मोलर 1, देखिए दोबारा बोलता हूं, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास हम नहीं निकाल सकते, हमने मोलर मास निकालना है। मोलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल के मास के बराबर, और 1 मोल के मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ दैट एटम, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, और हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। ये है एवोगैड्रो, ये है हमारा नंबर, ठीक है। अब यहां से आप आराम से मास ऑफ एटम निकाल सकते हैं, आराम से। तो यहां से मास ऑफ एटम किसके बराबर होगा, मास ऑफ एटम वो किसके बराबर होने वाला है, हमारा मोलर मास mm डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, Na। तो यहां से हमने मास ऑफ एटम भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए ये सारी की सारी टर्म हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूलाज में क्या करते हैं, पुट करते हैं। अच्छा जी, हम निकाल रहे हैं डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यहां पे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, ठीक है।
और अब देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हमने रो से रिप्रेजेंट किया है। हम पहले देखेंगे कितने एटम हैं, दैट इज रैंक। अब उन एटम का मास कितना है, और एटम का मास, एटॉमिक मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये तो हमारा बना क्या, ये सारा का सारा हमारा अभी तक क्या बना है, यूनिट सेल का मास। ये सब का सब क्या बना हमारा, यूनिट सेल का मास। हमारा फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, यूनिट सेल का मास डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, V से रिप्रेजेंट किया है। तो ये है हमारा डेंसिटी का एक फॉर्मूला, Z इंटू mm डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां पे Z क्या है बच्चे, यहां पे Z है हमारा रैंक ऑफ यूनिट सेल, Z है हमारा रैंक हमारे यूनिट सेल का। mm क्या है, mm हमारा है मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आप जानते हैं, मोलर मास निकालना आपके लिए इजी है, आप सबके मोलर मास जानते हैं। V क्या है, V है हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, V है हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और Na हमारा क्या है, Na हमारा है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, Na हमारा एवोगैड्रोस नंबर है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और बड़े ही आराम से आप हर एक चीज, कभी कभी आपको रैंक पूछता है, डेंसिटी दी होती है, रैंक पूछने के लिए बोलता है, तो आप रैंक भी निकाल सकते हैं किसी यूनिट सेल का। तो यहां पे हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी खत्म होता है। तो ये लेक्चर यहां कंपाइल करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं इसके बाद क्या है।